पहले इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए आप सभी साथियों का मे डे के मौके पे जो यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको अपना नमस्कार पेश करता हूं। और हम मे डे के बारे में बातचीत करेंगे। आज जो सत्ता की व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसके संबंध में अपनी बात करेंगे। मे डे क्यों सेलिब्रेट करना जरूरी है, मे डे का इतिहास क्या है और आज हमारे सामने क्या परिस्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा होगी। उससे पहले मैं दो बात आप सबसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, ये ऐसी परिस्थिति में है कि पिछली बार भी मे डे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऑनलाइन करने पड़े थे, क्योंकि देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन था। इस बार भी मे डे के सारे कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहे हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पूरा करते हुए करने की कोशिश की जा रही है। तो एक चुनौती जो हमारे सामने बिल्कुल आकर के खड़ा है वो है कोविड का। तो मैं कुछ बातें इस संबंध में आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं, फिर हम लोग मे डे के संबंध में अपनी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कोरोना के चलते अपने अंतिम सांस तक जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो परिचित हैं, मित्रगण हैं, उनके साथ इस दुख की घड़ी में, इस विकट परिस्थिति में हम खड़े हैं और अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीजें मैं अपने सभी साथियों से, चूंकि ये जन संगठनों का कार्यक्रम है और हम लोग मजदूरों के भविष्य, मजदूर आंदोलन और देश की राजनीति में इसका असर और मौजूदा सत्ता व्यवस्था का क्या चरित्र है, इस संबंध में अपनी बात करेंगे। तो मैं अपने जन संगठन के साथियों से कुछ अपील करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह जो परिस्थिति आज हमारे सामने आई है, बीमारी से ज्यादा लापरवाही एक सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी है। बीमारी है, वायरस है, संक्रमण है, इन्फेक्शन है, लेकिन आज हमारे सामने जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि जो सरकारें हैं, आप दुनिया भर की सरकारों को उठा करके देख लीजिए, जो सरकारें साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट नहीं करती हैं, जो सरकारें डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करती हैं, जो सरकारें अपनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेकर के सेंसिटिव नहीं है, वो सरकारें पूरी तरह से कोविड से लड़ने में नाकाम साबित हुई हैं। ये एक बड़े पैमाने पे पूरे देश दुनिया में ये ट्रेंड देखने को मिला है। एक जो जरूरी बात यहाँ हम साझा करना चाहते हैं कि सरकार पे बेशक हम लोगों को सवाल खड़ा करना चाहिए। सरकार की जो कमियां हैं, उसकी जो नाकामी है, उस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति दुनिया में दोबारा ना पैदा हो कि किसी महामारी में इंसान को जान गंवानी पड़े, लोगों को, अपनों को खोना पड़े। इसलिए कुछ बातों पे चर्चा बहुत जरूरी है। सरकार की कहाँ कमी है, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पे काफी बातें हो रही हैं। लेकिन बतौर जन संगठन, बतौर मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक राजनीतिक दल से, एक राजनीतिक विचारधारा, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे मैं कुछ बात करूंगा। फिर सरकार की जो मुख्य तौर पे जो कमी रही है उस पे भी एक दो बात करके हम लोग मे डे पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज इस दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, कम्युनिकेशन बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल तौर पे बहुत आसान हुआ है। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि लोगों के जीवन व्यवहार में जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संवाद होना चाहिए, उसमें लगातार कमी आई है। तो मुझे लगता है कि अभी इस परिस्थिति में हमें सबसे ज्यादा जरूरी काम जो बिल्कुल प्रमुखता से करनी चाहिए वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अपने परिचितों, साथियों, मित्रों, चाहे वो आपके बचपन के मित्र रहे हों, कॉलेज के मित्र रहे हों, यूनिवर्सिटी के हों, या काम साथ करते हों, या पड़ोसी हों, या किसी और कारण से वैचारिक दोस्ती हो, आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है।
मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि केरल चुनाव से आने के बाद मैं लगातार बीमार था, लंबे समय तक बीमार था। और जब कोई परिचित फोन करके तबीयत पूछता था तो उससे एक हिम्मत मिलती थी, उससे एक साहस मिलती थी। तो ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस दौर में हम ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से, परिचितों से, क्योंकि आप अगर अपने कांटेक्ट लिस्ट को देखेंगे तो उस कांटेक्ट लिस्ट में अगर आप 100 लोगों को कॉल करेंगे तो 50 लोग आज के डेट में कोरोना से संक्रमित हैं, या उनके परिवार या जानने वाले लोग कोरोना से पीड़ित हैं। अगर आप अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट, अगर आपका 5,000 का फेसबुक फ्रेंड लिस्ट है या 4,000 का है, तो आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लोग या तो संक्रमित हैं या उनके जानने वाले लोग संक्रमित हैं। जब ये सेकेंड वेव आया है, जिसको यूके म्यूटेंट कहा जा रहा है, और बाहर दूसरे देशों में इसको इंडियन म्यूटेंट भी कहा जा रहा है, तो ये जो वेव है जिसमें पूरे देश में बहुत बुरी स्थिति पैदा हुई है, ये देखने को मिला है कि शुरू में प्रतिदिन हमारे जैसे व्यक्ति के जीवन में जुड़े हुए जो लोग हैं, तो प्रतिदिन 1 लोग मर रहे थे। यह संख्या बढ़ करके 2 हुई, 3 हुई। कल की अगर मैं बात करूं तो मेरे जानने वाले ऐसे नहीं जिनको मैं दूर से जानता हूं, जिनके साथ बैठे हैं, बातचीत हुई है, खाए हैं, खाना खाए हैं, साथ में जो है एक मेमोरी है। कल 11 लोग मेरे जानने वाले जो हैं उनका डेथ हुआ है। तो एक भारी मानसिक दबाव में हैं लोग। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह कर रहा हूं कि कोविड एक समस्या है, लेकिन कोविड को लापरवाही ने एक बहुत बड़ी समस्या बना दिया है। चाहे वो सरकार की लापरवाही हो, संस्थानों की लापरवाही हो, सामाजिक संस्थाओं की लापरवाही हो, या एक नागरिक के तौर पे जो हमारी अपनी जिम्मेवारी है उसमें लापरवाही हो। इन तमाम चीजों को जब आप जोड़ करके देखेंगे तो ये एक विकट परिस्थिति हो गई है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो सबसे पहला काम हम लोगों को करना चाहिए, अपने साथियों से निरंतर संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए। क्योंकि बाद में ट्विटर पे, फेसबुक पे, या फिर जो है कंडोलेंस मैसेज भेजने से हम अपना अफसोस कम करने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है उससे। तो ये मेरा एक आग्रह है। दूसरा चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कमियां बिल्कुल सामने आ चुकी है। जिस तरीके से इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया, कभी भी जो है स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा बजट का हिस्सा खर्च करना चाहिए, नया अस्पताल बनाना चाहिए, नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। स्वास्थ्य जो है वो एक पब्लिक इश्यूज है, एक एक ऐसा मामला है जिसको आप व्यक्तिगत तौर पे सिमेट करके नहीं देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि जो लोग बहुत हाइजेनिक तरीके से अपने घर में रहते हैं, लेकिन जब पेंडेमिक आया है तो आज वो भी एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि उनके घर में जो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बार बार दुनिया भर के जो सेंसिटिव प्रोग्रेसिव लोग थे उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आपको पब्लिक मैटर बना करके रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट को आपको पब्लिक मैटर बना करके रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को, फिनांस को आपको पब्लिक मैटर बना करके रखना पड़ेगा। लेकिन लगातार दुनिया भर की सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च नहीं किया जाना चाहिए, सब्सिडी खत्म करना चाहिए, इकोनॉमी को ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन से जो है लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छी व्यवस्था मिलती है। ये सारे जो तर्क गढ़े गए थे खास करके 1990 के बाद, वो सारे तर्क आज धाराशाही हो गए हैं। आप देख लीजिए, जो निजी अस्पताल हैं उनका एक एक पर बेड जो है उनका चार्ज फिक्स होता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहले 5,000 में मिल रहा था अभी 50,000 में मिल रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा। और आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए बहुत आराम से कह दिया कि आपदा में अवसर। तो जो है, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो असंवेदनशील अमानवीय लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से इस आपदा में अपना अवसर ढूंढ ढूंढ निकाला। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, बेसिक दवाइयां लोगों को नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके का भयानक परिस्थिति है,
मैं कहता हूं कि इस देश के सारे लोग अगर निकल करके केमिस्ट की दुकान पे लाइन लगा लें और पैरासीटामोल का टेबलेट भी मांगने लगे, तो पैरासीटामोल भी 3 घंटे के बाद जो है मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हुआ है। ऐसा नहीं है कि देश में पैरासीटामोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि देश में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि देश में खाने का सामान नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बीमारी से ज्यादा लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए एज ए जन संगठन, और ये काम हम पूरे देश के स्तर पर भले ना कर पाए, लेकिन पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे इस काम को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें स्टेप वाइज जो हम लोगों को करना चाहिए, कई जगह जो हम लोग कर रहे हैं, अपने प्रयास से कर रहे हैं। सबसे पहला काम यह है कि हम लोगों को एक सेंटर स्थापित करना चाहिए, एकदम छोटे से छोटे लेवल पे, मतलब मोहल्ला लेवल पे हम लोगों को एक सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिस सेंटर में हम कुछ वॉलंटियर तैयार करें जो यंग हो। अगर उनमें से कुछ लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, या जो है जिनके पास कोई बेसिक हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग हो, या पढ़े लिखे हों, साइंस पढ़े हों, बीएससी किए हों, या स्वास्थ्य से संबंधित चीजों से थोड़ी उनको जानकारी हो, वैसे लोगों को चयनित करके हम एक लिस्ट बनाएं वॉलंटियर्स की। दूसरा लिस्ट हम लोग तैयार करें एक डॉक्टर्स की, जो कि ऑनलाइन परामर्श दे सके, वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों को देख रेख कर सके। और वह जो सेंटर है, उस सेंटर के पास और वॉलंटियर के पास कुछ चीजें होनी जरूरी है। एक ऑक्सीमीटर, दूसरा थर्मामीटर, और कोई भी मरीज को अगर सिम्टम आता है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो सबसे पहले वॉलंटियर वहां पीपीई किट लगा करके, फेस शील्ड लगा करके, मास्क और ग्लव्स लगा करके जाए, उनका टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन मॉनिटर करें, और लोगों को अलग करना, मतलब वो प्रसार नहीं हो वायरस का, अगर उस पे ही हम लोग प्राइमरी तौर पे काम कर लें, तो अचानक से हॉस्पिटल पे बहुत लोड नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में 1% लोग भी अगर अस्पताल चले जाएं, 100 में से 1, तो हमारी पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था धाराशाही हो जाती है। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, देश का कैपिटल है, सारे बड़े अस्पताल यहाँ पे हैं, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, और जितना प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कि प्राइवेट सेक्टर जो है अच्छा सर्विस देती है, तो जितने ग्रुप्स हैं, तमाम ग्रुप्स के हॉस्पिटल भी दिल्ली में हैं। लेकिन हालत ये है कि मुझे तो लगता है कि इस देश में कोई बड़ा से बड़ा इंसान भी अगर अभी बेड की सिफारिश करे, तो अस्पताल यह बात सुनने की स्थिति में नहीं है। और लोगों को अगर ऑक्सीजन मिल जाए, लोगों को दवाइयां मिल जाए, तो लोगों की जान बच सकती है। लेकिन दवाइयां, ऑक्सीजन और बेसिक सुविधा के अभाव में हालत ये है कि पहले ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, फिर एम्बुलेंस जो लाश को लेकर के जाती है, उस एम्बुलेंस में जगह नहीं मिलता है, फिर लाश जब शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचते हैं, तो शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलता है। ये परिस्थिति देश के राजधानी की है, और कमोबेश पूरे पूरे देश में ये स्थिति पैदा हुई है। कल ही मैं अपने जिले के लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि संक्रमण अब यहाँ भी तेजी से होना शुरू हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्पेस होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन प्लांट हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट था उसको चालू करा दिया गया है। लेकिन अगर लगातार लोगों से अलग नहीं किया गया, स्वस्थ लोग और संक्रमित लोग जो हैं उनको अगर अलग नहीं किया गया, उनको अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं रखा गया, और कंटेनमेंट जोन में प्राइमरी हेल्थ केयर अगर नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, तो किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में स्थिति भयानक हो सकती है। अब हमारे सामने सीधे सीधे तौर पे 2 मॉडल है। एक मॉडल है गुजरात मॉडल, जो झूठ, नकली वादे, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, और नफरत के आधार पे समाज को ध्रुवीकरण करके बांटना, ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल केरल का मॉडल है, जहां सरकार लोगों के पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जो लोग वोट किए हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सिटीजन है। और सिटीजन होने के चलते जो वो इस देश की सरकार को टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदले सरकार की ये जिम्मेवारी है कि बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन के ऊपर जो है वो खर्च करें। केरला मैं खुद जाकर के देख के आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश में कोविड का सबसे पहला केस केरल में ही आया था, लेकिन जिस तरीके से टास्क फोर्स बना करके, वॉर रूम बना करके और कंटेनमेंट जोन तैयार करके, कंटेनमेंट जोन में बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को देना, और आज मजदूर दिवस है और हम लोग मजदूरों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप याद कीजिए, लगभग ठीक एक साल पहले जो इस देश के संगठित मजदूर और संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको हम माइग्रेंट कहते हैं, अपने आप में कितनी अजीब बात है कि इस देश में ही हम विस्थापित हो गए। यह हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में ही हम विस्थापित हो गए। क्यों विस्थापित हो गए, इसके क्या कारण हैं, कौन सी नीतियां इसके लिए जिम्मेवार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन विस्थापित मजदूरों की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि केरल में सिर्फ आटा और चावल नहीं दिया गया। आटा और चावल अगर आपको सिर्फ दे देंगे तो नमक कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा, रिफाइन कहाँ से आएगा, और जो बाकी चीजें हैं वो कहाँ से आएंगी। तो तमाम तरीके की चीजें जो हैं उनके राशन किट में था। और आप देखिए कि सेकेंड वेव आने वाला है, ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा। मात्र 58 करोड़ में, 58 करोड़, देश के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज 8,000 करोड़ में आया है, 8,000 करोड़ में। 8,000 करोड़ में देश के प्रधानमंत्री के लिए, साहब के लिए एक हवाई जहाज आता है, लेकिन 58 करोड़ में एक ऑक्सीजन प्लांट बनता है जिससे पूरे केरल को ऑक्सीजन मिल रहा है, और पड़ोस के राज्य को, जो नेबर स्टेट्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। तो दो मॉडल बिल्कुल हमारे सामने है। एक मॉडल वो है जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस पे टिका हुआ है, जिसका काम है पब्लिक सेक्टर को तबाह करना, पब्लिक सेक्टर परफॉर्मिंग नहीं है उसको बर्बाद कर देना, जिसका काम है कि इस देश के किसानों को किसान बिल नाम दे करके, ये बड़ा मजेदार है, किसान बिल नाम दे करके इस देश के किसानों को उनकी ही जमीन पे गुलाम बना देने का। एक आप लोग में से कई सारे लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो आज महाराष्ट्र दिवस भी है, मैं आप सबको बधाई देता हूं इसका। और आपके यहाँ जो है हिंदी सिनेमा का केंद्र है मुंबई, एक फिल्म बनी थी 2 बीघा जमीन, कि कैसे जो है किसान कर्ज के चलते, गलत नीतियों के चलते अपनी ही खेत पे मजदूर बन जाता है। ये जो कहानी है इतिहास की, वो दोबारा इस देश में दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो आर्थिक नीतियां हैं वो पब्लिक सेक्टर के लूट पे टिकी हुई है। आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, यह प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। एक बात मुझे बताइए, कब से जो है एजुकेशन प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए, इस बात को लोग मानने लगे? कब से ये मानने लगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाना चाहिए? ये कितनी असंवेदनहीन, इनसेंसिटिव बात है कि आप ताबूत से पैसे कमा करके अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। आप चिताओं से पैसे कमा करके अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। आप सरकार हैं, सरकार हमारे यहाँ लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सरकार हमारा माई बाप होता है। आप बताइए कि कोई माँ बाप ही अगर अपने बच्चों को लवारिस छोड़ दे, अगर सरकार ही बीएसएनएल के बारे में ना सोचे और जियो धन धनाधन करने लगे, ये बोल करके कि बीएसएनएल प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो बीएसएनएल का उद्देश्य कभी प्रॉफिट कमाना था भी नहीं। बीएसएनएल का उद्देश्य इस देश को, गांव गांव को, शहर शहर को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ना था। बीएसएनएल का उद्देश्य था कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल का उद्देश्य कभी नहीं था प्रॉफिटिंग इंडिया। और प्रॉफिटिंग इंडिया के नाम पे दरअसल सेलिंग इंडिया इस देश के अंदर चल रहा है। हर चीज जो है वो बेची जा रही है। और इस पॉलिसी के चलते, इस मॉडल के चलते आज हम एक ऐसे मुहाने पे जाकर के खड़े हो गए हैं कि सरकारी व्यवस्था बची नहीं है और प्राइवेट व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। और मेरा इस पे एक बहुत स्पष्ट मत है जिसको मैं यहाँ रखना चाहता हूं कि अगर यूएसएसआर नहीं होता
तो अमेरिका ने यूरोप में पैसे नहीं खर्चे होते। अगर इस देश में पब्लिक सेक्टर नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से कंपटीशन नहीं की होती। जिस दिन बीएसएनएल बंद हो जाएगा पूरी तरह से, उस दिन जियो की मनमानी तय है। जिस दिन सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे पूरी तरह से, आप देखिए कि प्राइवेट अस्पताल में भी बेड नहीं मिलेगा। जिस दिन पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूं कि ये इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी प्राइवेट स्कूल की ये जिम्मेवारी नहीं है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी करेगा कि नहीं करेगा। उनका बिल्कुल सीधा हिसाब है, पैसा है तो आपको व्यवस्था मिलेगी, और पैसा अगर नहीं है तो आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना काल ने जो हमारा आंख खोला है, जो हमको दिखाया है, वो ये है कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि पैसा होने के बावजूद भी, धन होने के बावजूद भी आपको अस्पताल में बेड ना मिले। इसीलिए ये जो पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है, ये जो मजदूरों को बचाने का सवाल है, और कोविड से कलेक्टिवली जो हम तमाम लोगों को मिलकर के लड़ने का सवाल है, इसमें एक बात मुखरता से सामने आई है, वो ये है कि हमारे भीतर नागरिक होने का कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। आज 1 मई है, मजदूरों के संबंध में एक बात मैं आप सबसे पूछना भी चाहता हूं और अपनी मन की बातें साझा भी करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश में इस बात की कमी नहीं महसूस की गई है कि हमारा जो पहचान है, उस पहचान को लेकर के हम सजग नहीं हैं, हम सचेतन नहीं हैं। आप देख लीजिए कि मजदूर साथ में काम करते हैं एक ही मशीन पे, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो अपना टिफिन लेकर के अलग अलग ग्रुपों में बंट जाते हैं, जात और धर्म के नाम पे। फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं, लेकिन बाहर निकल करके अलग अलग मंदिरों और मस्जिदों में चले जाते हैं। ये जो हमारी सामाजिक पहचान है, इस सामाजिक पहचान को किस तरीके से इस्तेमाल करके जो हमारी एकता थी, उस एकता को बनने नहीं दिया गया। जो एकता बननी चाहिए थी, उसको स्थापित नहीं होने दिया गया। नतीजा क्या हुआ है कि समाज में जो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आए हैं, वो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन एक नए तरह की चुनौतियां मजदूरों के सामने खड़ा कर दिया है। उस संबंध में मैं कुछ 3-4 बातें बोल करके आप तब सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मानना है कि आज के दौर में शोषण खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शोषण के तरीके बदल गए हैं। जो शोषित हैं उनको हर तरह की आजादी नहीं मिल गई है, लेकिन उन शोषितों को पहचान करने का उनका जो पूरा का पूरा सामाजिक व्यवहार है, उसमें एक बदलाव आ गया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद समाज में, खास करके यूरोपियन समाज में, उस 2 क्लास को बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता था, मालिक और मजदूर। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां पे एक मल्टी लेयर सोसाइटी है, जहां पे कास्ट की एक हिस्ट्री है, जहां पे एक डाइवर्स सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वहां पे यह वर्गीकरण इतना आसान नहीं था, ये क्लासिफिकेशन इतना आसान नहीं था। और खास करके जब हम लोग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंटर किए हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मशीनें थी, वो मशीनें पहले जो है कोयले से चलती थी, स्टीम से चलती थी, बाद में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होने लगा। पोस्ट इंडस्ट्रियल हम इस सेंस में कह रहे हैं कि आज जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, जो प्रोडक्शन हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रोडक्शन चेन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन होने के बाद कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन का एक बड़ा रोल जो है वो पैदा हो गया है। आज मजदूर दिवस के मौके पे सुबह में जब मैं जगा, तो फिर से जो है ये पुरानी किताब, जो मुझे जब भी कोई कमी महसूस होती है, शायद मेरे स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो मैं इसको पढ़ रहा था और मेरे मन में यह बात बार बार आ रही थी कि आज अगर मार्क्स हमारे बीच होते तो कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गया है, इस पे उनकी बातें, उनकी लिखी हुई चीजें हमारे बीच में जरूर आती
कि अगर मशीन से उत्पादन हो रहा है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मशीन है, मुख्य रूप से उसका आधार मशीन है, और अभी जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक बड़ा बदलाव आया है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है उसका, तो स्वाभाविक रूप से जो रिलेशन है वो रिलेशन में भी परिवर्तन आएगा। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलने की कोशिश करूं कि इंडस्ट्रियल टाइम में मजदूर जब हम बोलते थे तो हमारे दिमाग में कैसा चित्र बनता था कि मोटा खद्दर पहना हुआ, मोटा कपड़ा पहना हुआ, जिसके चेहरे पे और हाथ में मोबिल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, उसकी छवि दिमाग में आती थी। लेकिन आज खास करके 90 के बाद अगर हम देखेंगे मजदूर बोलते हैं तो मजदूर बोलने में सिर्फ वही शामिल नहीं है जिनके शरीर के ऊपर मोबिल और ग्रीस लगा हुआ है, वो लोग भी शामिल हैं जो टाई लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और किसी ऑफ एसी वाले दफ्तर में बैठ करके लैपटॉप पे काम करते हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब शोषण नहीं बदला है, लेकिन शोषण के तरीके बदल गए हैं। मजदूर के बाहरी स्वरूप में भी एक बड़ा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि उत्पादन के जो नए साधन पैदा हुए हैं उसमें यह हुआ है कि लगातार प्रोडक्शन सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। डिसइंटीग्रेशन कहने का मतलब ये है कि कन्वेयर बेल्ट में शुरू से लेकर के लास्ट तक एक प्रोडक्ट जो है पहले की फैक्ट्रियों में तैयार हो जाते थे, आज ऐसा संभव नहीं है। आज एक सामान का, एक प्रोडक्ट का अलग अलग हिस्सा अलग अलग जगह पे तैयार होता है, फिर उसकी असेंबलिंग होती है और फिर उसकी ब्रांडिंग होती है। कहने का मतलब यह है कि शायद बाटा जो है आज चप्पल या जूता नहीं बना रहा हो, लेकिन बाटा एक ब्रांड है, उसकी ब्रांडिंग होती है, और जहां बाटा का चप्पल और जूता बन रहा हो वहां और कई कंपनियों का भी जूता और चप्पल बनता है। बाद में उसकी कुछ का जो है उसका असेंबलिंग होकर के उस पर ब्रांडिंग होती है। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर गया है। पहले के फैक्ट्रियों में बहुत आसानी से आप 5,000 10,000 मजदूरों का एक कंसंट्रेशन ढूंढ सकते थे, लेकिन आज जो है जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल हब में जाएं तो जो वर्क प्लेस है उसको अगर आप देखेंगे तो वो वर्कशॉप की तरह काम करते हैं। पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो आज वर्कशॉप्स में हो रहे हैं, वो बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं हो रहे हैं। या बड़ी फैक्ट्रियों में भी, जहां बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऑटोमाइजेशन के चलते, एआई के चलते आज जो फिजिकल लेबर है वो लगातार कम होता जा रहा है। बड़े पैमाने पे ऑटोमाइजेशन हो रहे हैं और मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए यूरोप के कई देशों में ये बहस शुरू हो गया है कि हम लोग जीरो मार्जिनल कॉस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब मशीन आज ऑटोमेटिक तरीके से जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसमें लेबर के हिस्से को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। और जब ये नया तरह का प्रोडक्शन सिस्टम पैदा हुआ है तो नए तरह के प्रोडक्शन रिलेशन भी पैदा हुए हैं, और जब नए तरह के प्रोडक्शन रिलेशन पैदा हुए हैं तो हमारे सामने नए तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी पैदा हुई। इस हिस्से पे हम बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं है, एक तरफ फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट नहीं है। ये बड़ा मजेदार है, फैक्ट्री में मजदूर नहीं है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से ज्यादा विद्यार्थी आज आपको प्राइवेट कोचिंग संस्थान में देखने को मिलेंगे। आप इस दौरान जो 3-4 छात्र आंदोलन हुए हैं उसमें एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये अलग अलग कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। एसएससी में होने वाले धांधली के खिलाफ जो आंदोलन विद्यार्थियों का हुआ वो आंदोलन कोचिंग से शुरू हुआ, क्योंकि कोचिंग के एक बैच में, मैं अगर पटना की बात करूं, बाकी जगहों पे भी लगभग यही हालत है, एक बैच में 1,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं एक बैच में, और दिन भर में 10 बैच चलते होंगे। कई ऐसे टीचर हैं अकेले इंडिविजुअल जो एक संस्थान के बराबर हो गए हैं। मतलब एक समय में उनके पास 10,000 12,000 स्टूडेंट होते हैं, एक बैच में 1,000 स्टूडेंट होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट गायब हो जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन में जाएं, या जिस तरीके से सरकारी व्यवस्था को, पब्लिक सेक्टर को लगातार डिलिबरेटली खत्म किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से पढ़ने लिखने के लोग दूसरी जगह पे जाएंगे। तो आपको स्टूडेंट का कंसंट्रेशन यूनिवर्सिटी से बाहर देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आप जब मजदूर पे ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं
तो हमको ये देखने को मिलता है कि मजदूरों का कंसंट्रेशन फैक्ट्री से बाहर आपको देखने को मिलेगा। आज ज्यादा मजदूर जो हैं वो प्रोडक्शन से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि वो सर्विस से जुड़े हुए हैं। ज्यादा मजदूर जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, बल्कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसीलिए आप देखेंगे यह सरकार ना चाहती है, ना सरकार का इसको करने से कोई फायदा नजर आता है। इस देश में मजदूरों का कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। बेरोजगारी का डेटा निकल रहा था, सरकार ने बेरोजगारी का डेटा भी देने से मना कर दिया है। जब माइग्रेंट लेबर का क्राइसिस हुआ था पिछले साल कोविड में, तो किसी भी सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं था, जैसे बिहार सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं था कि उसके कितने मजदूर, कितने नागरिक उसके राज्य से बाहर काम करने के लिए गए हैं, या किसी राज्य सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं था कि उसके राज्य में कितने माइग्रेंट लेबर आकर के रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, आप मुझे बताइए कि घर में कितने लोग हैं, अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप खाना कैसे बनाएंगे? घर में अगर 10 लोग हैं और आपने 2 लोगों के लिए खाना बना दिया, घर में अगर 2 लोग हैं आपने 10 लोगों का खाना बना दिया, तो रिसोर्स की बर्बादी होगी। और ये जो पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है, जो लैक ऑफ प्लानिंग देखने को मिलती है, उसका कारण ये है कि सरकार की प्रायोरिटी में इस देश के गरीब, किसान, मजदूर और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए दोस्त ही देश है। उनको लगता है कि उनके जो दोस्त हैं वही देश हैं, उनकी सेवा करना ही देश की सेवा है। और देश के जो संस्थान हैं, देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, औने पौने दाम में वो उनके हाथ में सौंप देना चाहते हैं। तो आज मजदूर आंदोलन के सामने 3 तरह की प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला ये कि हम मजदूर हैं, ये कॉन्शियसनेस हमारे भीतर कैसे आएगा। मैं विद्यार्थी था तो मैं बार बार यह बात कहता था कि मैं होने वाला मजदूर हूं, मुझे यूनिवर्सिटी से निकल करके कहीं ना कहीं जा करके अपना श्रम बेचना है, अपना लेबर बेचना है, बदले में मुझे तनख्वाह मिलेगी, उससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। लेकिन ये कॉन्शियसनेस कि हम मजदूर हैं, हो सकता है कि हम टाई लगाए हों, हमारे सामने में लैपटॉप हो, हमारे दफ्तर में एसी हो, कॉफी पीने के लिए कॉफी मशीन लगी हुई हो, आने जाने के लिए जो है कैब लगा हुआ हो, लेकिन हम मजदूर हैं क्योंकि हमारा जो पैकेज होता है उसमें जितना हमको मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा जो है हमारी कंपनी उससे प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा कि मजदूर का कॉन्शियसनेस होना एक, और दूसरा ये कि संगठित कैसे करेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन सिस्टम का इतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो जब मजदूर फैक्ट्रियों में नहीं है, अब एक शिफ्ट में जो है 2000 लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, तो उनको संगठित कैसे करेंगे? संगठन का स्वभाव क्या होगा, संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं जिनको हम लोग होल टाइमर कहते हैं, पूरा वक्ती कार्यकर्ता कहते हैं, वो कैसे जाकर के मजदूरों के बीच में संगठन का काम करेंगे, और संगठन के उद्देश्य को और एम और ऑब्जेक्टिव को कैसे मजदूरों के सामने रखेंगे, उनको कैसे कन्विंस करेंगे। और तीसरी चुनौती है कि मजदूर किसी भी समाज का, किसी भी देश का रीढ़ होते हैं। तो आज जिस तरीके की परिस्थिति देश में है, चाहे वो नफरत के आधार पर, धार्मिक नफरत के आधार पर समाज में ध्रुवीकरण का सवाल हो, जाति के आधार पर एक जाति का दूसरे जाति के ऊपर शोषण का सवाल हो, लिंग के आधार पर एक लिंग का दूसरे लिंग पे शोषण का कारण हो, इन तमाम परिस्थितियों से मजदूर आंदोलन अपने आप को कैसे इंगेज करेगा, मजदूर कैसे अपने आप को इंगेज करेगा, ये 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। और अगर हम इन तीनों चुनौतियों पे बात करेंगे तो कुछ 1-2 सुझावों के साथ जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉन्शियसनेस का सवाल है कि हम मजदूर हैं, उस बात को हमको कैसे रखना चाहिए, कैसे जो है आम लोगों से जा करके हमको अप्रोच करना चाहिए, या मजदूर होने का क्या मतलब होता है उसको हमको कैसे लोगों के बीच में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इतिहास की समझ होनी बहुत जरूरी है। जो पीढ़ी अपने इतिहास को महत्व नहीं देती है, इतिहास उसको भुला देता है। तो आज 1 मई है, ये मैं बधाई देता हूं आपके
आप सभी ऑर्गेनाइजर को आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कोरोना की परिस्थिति में भी। तो सबसे पहले हमको खुद को ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और हमको प्राउडली जो है इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कोविड के पूरे इस दौर में जो मजदूर हैं उनके साथ एज ए विक्टिम, पीड़ित के तौर पे क्या हुआ है ये एक जगह है, लेकिन जहां उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है एज ए वॉरियर उसकी चर्चा बहुत कम हुई है। तो हमको इन चीजों को उजागर करना पड़ेगा। हमको अपने आसपास के जो लोग हैं और खुद जो हमारी पहचान है उसको प्राउडली एक्सेप्ट करना, उस और जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी के लोग हैं, जो हमारे क्लास के लोग हैं, हमारे ग्रुप, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको जो है पब्लिक के बीच में रेस्पेक्ट देना। आप देखिए कि कोरोना महामारी का ये दौर है, मजदूरों की कितनी बड़ी भूमिका है। लोग कहते हैं आवश्यक वस्तुएं एसेंशियल सर्विसेज बंद नहीं होना चाहिए। कौन चलाता है एसेंशियल सर्विसेज इस देश में? अगर किसी मरीज को ले जाने का सवाल हो तो ड्राइवर कौन है? एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर कौन है? अस्पताल की अगर आप बात करें तो अस्पताल में साफ सफाई कौन कर रहा है? आप अगर एसेंशियल सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के कौन आ रहा है? ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में कौन काम कर रहा है? आप ये देखें कि जो आप सब लोग लॉकडाउन देखे हैं, कई शहरों में अभी भी लॉकडाउन है। हर सुबह उठ करके क्या आपका जो है दरवाजा कोई रिंग करता है कि नहीं करता है? कोई खटखटाता है कि नहीं खटखटाता है कि दे दीजिए, कूड़ा दे दीजिए? कौन ये साफ सफाई की जिम्मेदारी लिए हुए है? आपके यहाँ जो बिजली आ रही है वो बिजली का सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके यहाँ जो पानी आ रही है वो पानी का सिस्टम कैसे चल रहा है? इतनी बड़ी भूमिका है मजदूर वर्ग की इस पेंडेमिक के दौरान भी, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। अच्छी बात है कि हम डॉक्टर और नर्स के ऊपर फूल बरसाए, इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छी बात है कि पुलिस और फौज के लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजदूर एज ए लेबर, एज ए वर्कर, जो समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये एक चीज जिसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब तक हम खुद प्राउडली इस बात को नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से समाज के जो दूसरे तबके हैं वो हमारे ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, वो हमारी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो हमारे सवाल को सीरियसली नहीं लेंगे। आप देख लीजिए इस देश में हुआ है, एक किसान जो सबके लिए अनाज पैदा करता है वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, और किसी के पिताजी माताजी अगर किसान हो तो पब्लिकली वो इस बात को प्राउडली एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं फार्मर का बच्चा हूं। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की गई है? ये जो नव उदारवाद का दिवा स्वप्न है, इस नव उदारवाद के दिवा स्वप्न ने हमको अपनी बुनियादी चीजों से काट दिया है। ठीक है, हम हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, लेकिन उस हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट को भी खाने की जरूरत है, उसके जो बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं उनको भी खाना चाहिए, जो इकोनॉमी में बैठे हैं उनको भी खाना चाहिए, वो जो एयर होस्टेस है उसको भी खाना चाहिए, वो जो ग्राउंड स्टाफ है उसको भी खाना चाहिए। तो किसान जो है एज ए प्रोफेशन, एज ए क्लास, उसको क्रिमिनलाइज कैसे किया जा सकता है? यही बात मजदूरों के ऊपर लागू होती है कि अगर मजदूर, आप जब जाते हैं ट्रेन में तो उससे पहले ट्रेन को कोई साफ करता है। आपकी ट्रेन जब पटरी पे दौड़ती है तो कई किलोमीटर पैदल चल करके हाथ में हथौड़ा लेकर के उस पटरी के नट बोल्ट को कोई ठीक करता हुआ पैदल जाता है। जिस पटरी पे आप ट्रेन से जाते हैं उस पे कोई पैदल चल करके उसके नट बोल्ट को ठीक करता है। तो ये जो रिकॉग्निशन है, इस रिकॉग्निशन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इस रिकॉग्निशन के प्रोसेस में हमको बड़े से बड़े हिस्से को शामिल करना चाहिए। सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूर ही मजदूर नहीं है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी मजदूर हैं। सिर्फ एक तरह के लोग, सिर्फ चश्मा लगाने या टाई लगाने वाला व्यक्ति ही मजदूर नहीं है, जिसके शरीर में ग्रीस और मोबिल लगा हुआ है, जो सीवर में उतरता है, जो गटर में उतर करके सफाई करता है, वो भी मजदूर है। इसका रिकॉग्निशन हमको होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो यह सरकार पूरी तरह से बिकी हुई है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। पिछले साल लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सरकार ने इस बात को
बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि जब चुनाव होंगे तो यही मजदूर जो हैं वो मजदूर के नाम पर नहीं बल्कि जाति और धर्म के नाम पे वोट करेंगे। ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस के चलते वो लगातार मजदूरों के अधिकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, सरकार ने कहा कि उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उसके बाद चुपके से 1 साल अभी हुआ है, धीरे से जो है उसको खत्म कर दिया, और जब हल्ला मचा तो उसको बहाल कर दिया है। तो फिर चुपके से जब मौका मिलेगा उसको खत्म कर देगा। आप देख लीजिए कि जो पीएफ है, पीएफ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। पीएफ के पैसे को ओपन मार्केट में दे देना चाहिए। ओपन मार्केट में आप पैसा दे देंगे पीएफ का, उसकी गारंटी कौन लेगा? हजारों करोड़ रुपया लेकर के इस देश के जो बेईमान हैं, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं और वो बिजनेस को भी बदनाम करने वाले लोग हैं, वो पैसा लेकर के चंपत हो जाते हैं, उसकी गारंटी कौन लेगा? और वो किसका पैसा है? वो पैसा जो एसबीआई के खाता धारक हैं उनका पैसा है। और आप जब हजारों करोड़ लेकर के कोई चोर भाग जाता है तो आप जो है अपने कस्टमर से उसको वसूलना शुरू कर देते हैं कि एटीएम से 3 बार पैसा निकालिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 5 बार निकालिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बैलेंस चेक कीजिएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कल को ये भी कह सकते हैं कि बैंक के सामने से गुजरिएगा तो जो है आपको मुंह दिखाई का चार्ज लगेगा, क्योंकि आपका चेहरा जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में आ गया है। ये जो पब्लिक मनी की लूट है, तो आप सरकार किस तरफ टिल्टेड है उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। सरकार मजदूर की तरफ टिल्टेड नहीं है, मजदूरों का श्रम चोरी करने वाले जो लोग हैं उसकी तरफ उनका झुकाव है, उसकी तरफ वो झुके हुए हैं, उसके साथ वो मिले हुए हैं। तो मजदूरों का, मजदूरों के प्रति, और खुद हम मजदूर हैं, ये कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। उसमें उसके रिकॉग्निशन के प्रोसेस में सबसे पहले हमको ही मजदूरों के काम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको उसको लोगों के बीच में लेकर के जाना, उसको जो है पब्लिश करना और रेस्पेक्ट करना, पब्लिकली उसको रेस्पेक्ट करना, ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि कैसे संगठित करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जहां मजदूर होगा उसका संगठन भी वहीं पे तैयार होगा। और मेरा ये मानना है कि आज के समय में मजदूर आंदोलन में के सवालों में एक सवाल ये भी प्रमुखता से शामिल होना चाहिए कि हम मजदूर जब बन जाते हैं तो हमारा पीएफ और हमारा पेंशन और काम का घंटा और हमारी तमाम तरीके के जो लेबर राइट्स है उस पर लड़ाई होती है। लेकिन जो होने वाले मजदूर हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो कोचिंग संस्थानों में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके साथ मजदूर आंदोलन को हम कैसे जोड़ सकते हैं और उसमें जो काम करने का हमारा तरीका है, तो हमारा ये मानना है कि अगर हम उस तबके को जो अभी नौकरी में नहीं गया है, बेरोजगारी से जूझ रहा है या नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको अगर अपने साथ हम जोड़ लें तो नए तरह के परिस्थितियों में, नए तरह के वर्कर्स के बीच में संगठन करना और संगठन बनाना हमको आसान होगा। और तीसरा जो मैं बार बार कह रहा था कि मजदूर आंदोलन के सामने आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे जो मजदूर का बार्गेनिंग पावर था, इसको समझना बहुत जरूरी है। मजदूर जब कोई हड़ताल करता था तो सरकार उससे घबराती थी। आज के डेट में मजदूरों का जो बार्गेनिंग पावर है वो बार्गेनिंग पावर कम हो गया है। बार्गेनिंग पावर कम क्यों हो गया है कि देश में चलने वाले जो अन्य सामाजिक आंदोलन हैं, जो जन आंदोलन हैं, उसमें मजदूर आंदोलन की दखल कम हो गई है। उस दखल को अगर हमको जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक मजदूर आंदोलन की अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमारा ये फर्म बिलीव है कि आज के डेट में सभी तरह के जन आंदोलनों को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत है। जब तक जन आंदोलन एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है कोई भी तबके का, कोई भी क्लास का जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगा नहीं। उस बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मजदूरों का सवाल विद्यार्थियों का सवाल है, विद्यार्थियों का सवाल मजदूरों का सवाल है, मजदूरों और विद्यार्थियों का सवाल किसानों का सवाल है, किसानों का सवाल मजदूरों और विद्यार्थियों का सवाल है, आदिवासियों का सवाल, दलितों का सवाल, महिलाओं का सवाल, अल्पसंख्यकों का सवाल, या किसी भी आम नागरिक के बुनियादी नागरिकता से संबंधित अधिकार की अगर हम बात करें तो इनको हमको आपस में एक साथ जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए जब आज हम 1 मई के मौके पे मजदूर दिवस को याद कर रहे हैं
तो हमने कोविड पे भी चर्चा की, लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे मजदूर आंदोलन को मुखरता से अपनी बात रखनी चाहिए। वो रखते भी हैं। अभी पिछले दिनों कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसका सरकार के ऊपर एक दबाव हुआ है, चाहे वो बैंक कर्मियों की हड़ताल हो या फिर आयुध कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके हड़ताल का सवाल हो, पीएफ पे जब इंटरेस्ट कम किया गया तो जो डेलीगेशन मिला है सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से उसका सवाल हो। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसके दायरे को बड़ा करने की जरूरत है। और इसके दायरे को जब हम बड़ा करते हैं तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में किसी भी जन आंदोलन को हम नागरिक अधिकारों को सेंटर में रख करके, और जो एक बतौर नागरिक के तौर पे जो हमको देश की बेहतरी के लिए और देश के सामने जो राजनीतिक चुनौती है, धार्मिक आधार पे जो समाज का पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है, उसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं, जातीय आधार पे जो समाज का पोलराइजेशन है अगर उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, और बतौर नागरिक भारतीय होने के चलते इस एहसास के साथ कि उत्तर का रहने वाला व्यक्ति या दक्षिण का रहने वाला व्यक्ति, पूर्व का रहने वाला व्यक्ति या पश्चिम का रहने वाला व्यक्ति, जान किसी की भी जा रही हो, चाहे वो जान महाराष्ट्र में किसी की गई हो या बिहार में गई हो, दिल्ली में गई हो या त्रिवेंद्रम में गया हो, यह सब देश के आम नागरिकों की जान है। इसको बचाना, इसको सुरक्षित रखना, देश के जो संसाधन हैं, चाहे वो बीएसएनएल हो, रेलवे हो, देश की यूनिवर्सिटीज हो, एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, उनको जोड़ करके रखना, उनको और विकसित करना, देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है किसान और मजदूर, उनके सवालों को प्रमुखता से समझना, उनको लेकर के मुखरता से बोलना, ये आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती में हम सब इस बात को जानते हैं, मैं बार बार उस शब्द को, उस बात को नहीं दोहराता हूं, बस मैं यही कहता हूं कि आज के समय में सबसे विकट परिस्थिति ये है कि तानाशाह लोकतंत्र से और चुनाव से बन रहे हैं। जब तानाशाह लोकतंत्र से और चुनाव से बनने लगे तो जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनके सामने एक दोहरा चुनौती पैदा होता है। पहला तो आप चुनाव कैसे बचाएंगे, चुनाव की पारदर्शिता को कैसे बचाएंगे, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कैसे रक्षा करेंगे, और उसको रक्षा करते हुए उससे उसी तरीके से उसको वहां से बाहर कैसे करेंगे। इसीलिए आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज हम जिस तरीके के समाज में रह रहे हैं, यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस है, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उसके बीच में कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। फिर कभी इस पे अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे एक बात जो हम कहना चाहते हैं कि अगर मैं घर से निकल जाऊं यह ढूंढने के लिए कि हमसे अलग कौन कौन है, तो मेरा मन भी हमसे आधा जुदा है, आधा अलग है, हम भी पूरे नहीं हैं। तो आज के वक्त में डायवर्जन ढूंढने का वक्त नहीं है, डिफरेंसेस ढूंढने का वक्त नहीं है। आज के वक्त में एक ही पॉलिसी पे काम की जा सकती है, वो ये है कि मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पर मैक्सिमम यूनिटी हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज के दौर में एक साथी ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हालांकि इंट्रोडक्शन में उन्होंने 2-3 ऐसी बात कह दी जो कि सच नहीं है हमसे जुड़ा हुआ। एक तो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर नहीं हूँ, और दूसरा ये कि आज़ादी का नारा पहली बार मैंने नहीं लगाया है। इस देश में जब भी लोगों ने ये महसूस किया है कि गुलामी की तासीर बढ़ गई है, उसका तापमान बढ़ गया है, तो उसको घटाने के लिए लोग आज़ादी का थर्मामीटर लगाते हैं। हमने अपने दौर में ये करने की कोशिश की है, हमसे पहले भी लोग किए हैं, आने वाले दौर में भी लोग करते रहेंगे। तो आज जो हम महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि फांसीवाद से लड़ाई है, इस फांसीवाद से लड़ाई हम लोग तमाम तरीके की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनको एकजुट करके ही लड़ सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा पहल है। कोविड के वक्त भी तमाम अलग अलग संगठन के लोग मिल करके मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर आंदोलन की चुनौतियां और हमारे देश में जो फांसीवाद का बढ़ता हुआ खतरा है उस पर यह चर्चा आयोजित किए हैं। मेरी मनोदशा खुद की बीमारी और अपने कई परिचितों के रोज गुजरने की खबर से इस स्थिति में नहीं है कि मैं बहुत सही तरीके से हर पहलू को टच कर सकूं, लेकिन हमने कोशिश की है
आपके बीच में जो मजदूर आंदोलन को लेकर के जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उससे संबंधित हमने कुछ बात की है। अगर कोई बात त्रुटिपूर्ण रही होगी तो मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर आंदोलन जिंदाबाद।